बैठिए। आवाज दो। आवाज बढ़िए। इसको इधर कीजिए, बैठिए। क्वेश्चन कितना, कितने नंबर तक था? 94। 94 तक हुआ था। ठीक। चलिए 94। चलिए ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे। चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल आज का कहता है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए, बताइए तो। तो ये तो सबको पता है कि जब बाढ़ आएगा तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर क्या है भाई, जाना है। तो बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची और सुरक्षित स्थान। ऊंची और सुरक्षित स्थान याद रखिएगा। कहता है कि सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद क्या करना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि बाढ़ के बाद जब आप सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो भोजन और पेयजल की व्यवस्था, ताकि सबसे प्रारंभिक अवस्था की बात करेंगे, 1 to 5 को पढ़ाना है। आप कॉलेज में थोड़े जाइएगा, प्रोफेसर आप बनिएगा। 1 to 5 के लड़के को क्या चाहिए, जो है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, बाढ़ का पानी कई दिनों तक जल जमाव की स्थिति में क्या हो सकता है? बाढ़ का पानी कई दिनों तक जल जमाव की स्थिति में क्या हो सकता है? तो हमने कई बार बताया है कि महामारी फैलेगा और इसके बचाव के लिए ध्यान रखेंगे। इसके बचाव के लिए सरकार और लोगों को मिलकर काम करना होता है ताकि महामारी ना फैले। इस लेकर साफ सफाई बाढ़ के बाद क्या होता है, जरूरी है। कहता आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक क्या हैं? आकस्मिक प्रबंधन के स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन और गांव अथवा मोहल्ले के लोग, ये तीनों मिलकर कोई भी व्यवस्था या कोई भी, खास करके आपदा, विपत्ति या कोई भी आपदा हो, प्राकृतिक आपदा के समय ध्यान रखिएगा, पहले तो स्थानीय प्रशासन भी मिलकर काम करेगा। इसके अलावा स्वयंसेवी संगठन भी आके काम करता है। और सबसे बड़ा है कि उस एरिया में जो प्रभावित लोग हैं, तो गांव के समाज के लोग मिलकर जब ध्यान रखेंगे, उस आपदा के साथ मिलकर लड़ेंगे, तो वो आपदा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसमें कहता है कि आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक, तो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और गांव अथवा मोहल्ले के लोग, ये तीनों मिलकर ही ध्यान रखेंगे। किसी भी आपदा को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आने के बाद, बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई भी आपदा हो, जब तीनों मिलकर काम करेगा तो ये आपदा को कम किया जा सकता है। चलिए, प्रशिक्षण के लिए युवकों को किस प्रकार से कहता प्रेरित किया जा सकता है? तो ये तो सबको पता है कि आज आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग को बहुत सारा प्रेरणा मिला है और प्रेरणा भी मिला है। तो जो अच्छाई है उसको सीखना है और जो बुराई उसको क्या करना है, हटाना है। तो वीडियो या फिल्म के माध्यम से हम ध्यान रखेंगे। कहता है कि प्रशिक्षण ले सकते हैं जब कोई भी आपदा या विपत्ति आएगी तब। खत्म हो गया। उसमें और भी है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, 99 के बाद, 99
चलिए 99 के बाद देखेंगे यहाँ पे, कहता कि भारत में कितने प्रतिशत भू क्षेत्र भूकंप प्रभावित है भाई? 56%। कितने प्रतिशत? अब कौन कौन क्षेत्र? तो सबसे ज्यादा याद रखेगा हिमालय। कौन सा? हिमालय क्षेत्र में पूरा का पूरा याद रखेंगे, राज्य जितना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा गंगा का मैदान। कौन सा मैदान? गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा का मैदान। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा का मैदान। और एक सेंसिटिव जोन है, याद रखेंगे, कच्छ। कौन सा? कच्छ, गुजरात। ये सभी ज्यादा सेंसिटिव हैं। तो हिमालय, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान, और दूसरा कच्छ, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब देख लीजिए, पूर्वोत्तर के सारे राज्य अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम सारे प्रभावित हैं। बात करेंगे मैदानी इलाका, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और बंगाल भी प्रभावित है। इसके अलावे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारे के सारे हिमालय क्षेत्र भी प्रभावित हैं। तो लगभग 56% क्षेत्र जो भारत में वो क्या है? भूकंप प्रभावित। अब उसमें है क्या कि कौन ज्यादा सेंसिटिव है, कौन उससे कम है, कौन उससे कम है, तो ये ध्यान रखेंगे। और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो गिरता है तो ध्यान रखिएगा कि भूकंप आने के बाद एक मकान गिरेगा और एक मकान वहीं पर नहीं गिरेगा, तो उसका मापदंड है कि हो सकता है वो बिल्डिंग जो है, वो बिल्डिंग बेहतर कंस्ट्रक्शन और बेहतर, ध्यान रखेंगे, भूकंप रोधी तकनीक से बनाया गया होगा। ऐसा नहीं कि ये मकान गिरेगा बगल वाला मकान भी गिरेगा, ऐसा कोई नहीं है। हो सकता है पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो ज्यादातर तो जो पुराना, अब ये मकान 10 साल पहले बना और कोई 50 साल पहले बना, तो ऑटोमेटिक है 50 साल वाला पहले गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार ही सब गिर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो भूकंप के टोटल प्रभावित क्षेत्र की बात करेंगे 56%। कितना प्रतिशत? और अगर क्षेत्र पूछेगा तो हिमालय। कौन? हिमालय के बाद गंगा और ब्रह्मपुत्रा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा और कच्छ। कौन सा? कौन सा? क्लियर ना? ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, हल्का भारी कुछ नहीं होता, जो एससीईआरटी है वो सब पढ़ाए देंगे। फिर एनसीईआरटी जब शुरू होगा तो उस पर भी काम किया जाएगा। अब हल्का भारी क्या होता है? 28 राज्य और राजधानी एग्जाम्पल में हम बताएं तो भारी हल्का कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, गुजरात क्या पूरा पीएचडी तक के करवा देंगे। ऑनलाइन कमांडोज ध्यान दो। चलुन चलुन गांव हमारा है, बहुत जमीन है, बहुत जमीन हमारे पास है। हाँ, गुजरात का कौन सा क्षेत्र चक्रवातों से प्रभावित है भाई? तटीय क्षेत्र। कौन सा? तो सबसे पहले गुजरात, हमने कई बार बताया है कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है कौन? बताओ। अब गुजरात आ गए हो तब, गुजरात में 2 खाड़ी था, कच्छ की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, 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 याद रखिएगा। कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंभात। सबसे ज्यादा तटीय सीमा कौन बनाएगा? गुजरात। और ध्यान रखिएगा कि गुजरात का एक खास एरिया कच्छ जो है,
वो भूकंप से भी प्रभावित है। किससे प्रभावित है? भूकंप से भी प्रभावित है। और दूसरा ये ध्यान रखेंगे, तटीय क्षेत्र होने के कारण एक और प्राकृतिक आपदा यहाँ है जो है चक्रवात या साइक्लोन। चक्रवात या साइक्लोन। तो गुजरात जो है चक्रवात से भी प्रभावित है और दूसरा ध्यान रखिएगा भूकंप से भी प्रभावित है। कौन? गुजरात। कौन? चलिए नेक्स्ट सवाल चलेंगे। कहता है किस भारतीय राज्य में हिम श्रृंखलन की घटनाएं होती हैं? हिमाचल प्रदेश, इसके अलावे उत्तराखंड, कौन सा? जम्मू कश्मीर, कौन सा? तो बताइए सारे क्षेत्रों में हिम श्रृंखलन होता है कि नहीं होता है? हिम श्रृंखलन का मतलब होता है बर्फ का क्या होना? खिसकना। बर्फ का खिसकना, बर्फ का खिसकना। तो अगर बर्फ खिसक जाएगा तो ध्यान रखेंगे उसी को हिम श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब भूमि, याद रखिएगा, अगर भूमि या पहाड़, अगर पहाड़ खिसक गया, भूमि का बहुत ज्यादा कटा हुआ, उसे भूश्रंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भूश्रंखलन ज्यादा ध्यान रखेंगे जिस एरिया में बारिश होता है, एरिया में क्या होगा? अभी हाल के दिनों में केरल ने भूश्रंखलन को प्राकृतिक आपदा घोषित किया। क्या घोषित किया? किसको? भूश्रंखलन। क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा बारिश होता है, इस लेकर ध्यान रखेंगे ज्यादा बारिश होने के कारण वहां पर भूमि का कटाव ज्यादा हुआ। लेकर भूश्रंखलन की क्रिया जो होती है वो ध्यान रखेंगे बरसात के कारण ज्यादा होगा, वर्षा के कारण, और वह भी एक प्राकृतिक आपदा है क्योंकि उसमें जानमाल का नुकसान क्या होता है? ज्यादा होता है। और एक होता है हिम श्रृंखलन। तो एक भूश्रंखलन अलग है और हिम श्रृंखलन। हिम श्रृंखलन का मतलब होता है बड़े बड़े ग्लेशियर और बड़े बड़े, ध्यान रखेंगे, बर्फ के चट्टान खिसक कर घाटी में आ जाना, जिससे घाटी में लोगों का जान माल का ज्यादा नुकसान होता है। इस लेकर हिम श्रृंखलन भी एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है, खास करके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो हिम श्रृंखलन, अब देखो कड़ा भारी कुछ नहीं होता है, कड़ा भारी कुछ नहीं होता है। एक गिलास अगर दूध दे दे तो आप आसानी से पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और उसी दूध का थोड़ा सा मॉड्यूलाइज किया, थोड़ा सा उसको, है ना, उस घी से, उस दूध से थोड़ा सा मेहनत करके घी बना लिया और उसके बाद एक गिलास तुमको घी दे दे, खेला खत्म। एक गिलास दूध पीना आसान है, क्वेश्चन कोई भारी आसान नहीं होता। इसी चैप्टर से, इसी लाइन से, इसी से मैं 10 सवाल बनाऊंगा जो भारी हो जाएगा। तो स्टेप स्टेप आपको कितनों हार्ड मैथ आप बनाइए, अगर आपको टेबल पता है ना तो सब मैथ पता है। तो पहले टेबल पता ही नहीं है तो यहां पर देखेंगे हल्का भारी कुछ नहीं होता है। अब बताइए हिम श्रृंखलन की जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र होगा हिमालय। कौन? कौन? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी मैं प्रश्न बना रहा हूं, प्रश्न आ गया कि देखिए कि हिम श्रृंखलन होता है सबसे ज्यादा। पहला ऑप्शन देगा हिमाचल प्रदेश, ध्यान से सुनना। दूसरा दे देगा मध्य प्रदेश। क्या दे देगा? तुरंत हार्ड हो जाएगा, ये तो पढ़ पढ़ के सीख गया, रटा दिए हैं तो अब हल्का हो ही जाएगा। कोई भी चीज लिमिट है ना, पूछना घर में जाके किसी से। मध्य प्रदेश दिया, यहाँ हिमाचल प्रदेश दे दिया, और नीचे दे देगा आंध्र प्रदेश। क्या दे दिया? आंध्र प्रदेश। क्या दे दिया? आंध्र प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और का आंध्र प्रदेश। क्या? उसके बाद दे देगा नीचे केरल। क्या दे दिया? केरल। क्या दे दिया? अब दिमाग लगा देगा लड़का। अब अगर पढ़े हुए हैं तब तो हिमाचल प्रदेश आसान है क्योंकि वहां हिमालय है और हिम श्रृंखलन वही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। एग्जाम सेंटर में आप बैठे हैं, पेशाब भी जोर से लग गया है ना, और उसके बाद घंटी भी बज गया है। उस समय लड़का क्या दिमाग लगाएगा? इतना आवेशित है, देखेगा मध्य प्रदेश, ओ ये भी प्रदेश है, ये भी प्रदेश है, ये बहुत प्रदेश है, ये लग रहा है,
पूरा का पूरा अपने बॉडी को केंद्रित किया, मार दिया केरल। ये भी प्रदेश, ये भी प्रदेश, ये भी प्रदेश। लेकिन अगर जान रहे तो इजी है, हल्का भारी कोई नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना? कोई नहीं। ये ध्यान रखेगा। अगर आपने दो खिलाड़ी के बीच शॉट मार दिया, वो चौका हो गया, बहुत बढ़िया बल्लेबाज हो गए और बहुत जबरदस्त शॉट लगाया और कैच हो गए, तो आप अच्छे प्लेयर ने, खत्म हो गए आप। बात समझे? बस यही है क्वेश्चन का रूल। क्वेश्चन का कोई रूल वूल नहीं है। जानते हैं तो हल्का, नहीं जानते हैं तो भारी। बात समझे? एक लाइन में। इसलिए कर ज्यादा कोशिश कीजिए कि जानने का ही कोशिश क्या नहीं किया जाए। हल्का भारी उरी कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो मैथ का लड़का है उसको जीएस खराब लगता है, जो जीएस का लड़का उसको मैथ नहीं बनता है, तो खराब भारी कुछ नहीं होता। कहता है कुशियार को नजरअंदाज करने के कारण बिहार के कौन सा क्षेत्र बाढ़ संकट उत्पन्न हुआ है? इस शब्द को लग रहा है उल्टा लिख दिया है। कुशियार को नजरअंदाज, बिहार के कौन सा क्षेत्र बाढ़ संकट, हाँ वही हमको लगता है कि कोसी यहां होगा, एक कुशियार लिख दिया है। चलिए यहां पर कर दीजिएगा कोसी। कोसी को नजरअंदाज करने के कारण बिहार में कौन सा, याद रखेंगे क्षेत्र में, बिल्कुल सही कोसी ही होगा। यहां पर कोसी कर दीजिएगा, उत्तर बिहार। कौन बिहार? तो याद रखेंगे कोसी, कोसी की बात करेंगे, कोसी क्षेत्र की बात करेंगे। अगर कोसी क्षेत्र को बिहार सरकार अगर ध्यान रखेगा, अगर वो बाढ़ प्रभावित है, सबको पता है कि वहां पर कोसी नदी सबसे ज्यादा तबाही मचाता है, तो कहता है कि कोसी को नजरअंदाज करने के कारण बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ आया है? उत्तरी बिहार। कौन बिहार? क्योंकि उत्तर बिहार की बात करेंगे तो उत्तर बिहार में ही कौन सी नदी बहती है? कोसी। खास करके सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया। देखिए 2 अगस्त 2008 को नेपाल में किस नदी के बांध टूट जाने के कारण बिहार में बाढ़ प्रभावित हुआ था? कोसी। कौन सा? तो 2008 में नेपाल में किस नदी के बांध टूट जाने के कारण बिहार में बाढ़ आया था? कोसी। क्योंकि कोसी आती कहां से है? नेपाल। और नेपाल में किस नाम से? और इसकी एक सहायक नदी है कमला। कौन? और बालान। कौन? तो कमला और बालान किसकी सहायक? कोसी की। किसकी? तो कमला और बालान कोसी की है। और कोसी को ध्यान रखिएगा, वो तीनों लड़का जो है, तीनों ध्यान देना, बात समझे? हाँ, तीनों लड़के ध्यान देना। देखो भाई, आए जाए उससे हमको जो मैंने कहा एससीईआरटी पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी जब आएगा तो एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। बात समझे? हाँ, इंटरेस्ट पैदा नहीं, निकलिए। बात समझ रहे ना? इंटरेस्ट यहाँ चटनी दे के थोड़े परोसा जाएगा। जो सिलेबस है वो हम पढ़ाएंगे। बात समझ गए ना? वो अच्छा बुरा से हमको कोई मतलब नहीं है। इसी में आप गलती करके आएंगे। जितने एक्सपर्ट लड़के होते हैं सब हल्का क्वेश्चन गलत करके आता है, और जब घर आता है पश्चाताप सबसे ज्यादा उसी को होता है। ये तो 7 जन्म नहीं होता, 7 जन्म गलती हो भी नहीं करता। तो हम कंपटीशन का रूल जानते हैं। कंपटीशन का रूल है कि आप जो जानिएगा ना कि गलती करके आइएगा, और सीधा मेरिट के लिए आधा नंबर जिम्मेदार है, 1 नंबर जिम्मेदार है। इस लेकर हमको उस सब से फर्क नहीं पड़ता है ना। पीडीएफ ले है ना, भागल है ना, बात समझ रहा है ना? अब फिर आएगा वो। और हम तो बस यूट्यूब के स्टूडेंट को लेकर थोड़ा सा इधर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो 5 दिन में हम पतझड़ बना देते, बेइज्जत का हद पार करते। ऐसे थोड़े पढ़ाते हैं हम, ये थोड़े ही चल रहा है। पहले ये तो एक दायरा था कि एससीईआरटी हमको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, नहीं तो रियलिटी जो है। और यूट्यूब भी है, यूट्यूब पर भी बहुत सारा हमारा स्टूडेंट है। नहीं तो है ना, टास्क कर याद करके आओ, नहीं तो निकाल। बात समझ गया ना? HW दूसरे दिन याद करके आओ।
बात समझे? लड़का, लड़का नहीं, लड़का तो हम देते फर के सैंत देते, लेकिन है ना, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं कालिया, है ना, बात ध्यान रखो। एनसीईआरटी के बाद आ रहा है, उस तरह का हम प्रोग्राम में हैं। हाँ, रेडियो संचार का प्रसारण किस प्रकार आवृत्तियों पर होती है? सर्वोच्च आवृत्ति। कौन आवृत्ति बताओ? सर्वोच्च आवृत्ति, याद रखेंगे प्रसारण। अब रेडियो संचार या उपग्रह हमारे वायुमंडल के किस लेयर में होता है? आयन मंडल। कौन मंडल बताओ? रेडियो संचार पृथ्वी के मंडल में, आयन मंडल में। किस मंडल में? किस मंडल में? कहता है कि भवन के निर्माण के किन तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए? कहता है समुचित आधुनिक तकनीक पर, जो वर्तमान तकनीक है बिल्डिंग बनाने का, उसी तकनीक पर याद रखेंगे कोई भी भवन का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कहता है भूकंप अवरोधी भवन में मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? मजबूत नींव और निर्माण। मजबूत नींव और क्या होना चाहिए? तो मजबूत नींव और निर्माण की बात करेंगे तो ये भूकंप अवरोधी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए भाई? भूकंप को जो झेल सके, तो भूकंप को वही झेलेगा जिसका नींव क्या होगा? मजबूत होगा, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। सुरक्षित भवन निर्माण के लिए जमीन कैसे निरीक्षण किया जाना चाहिए बताइए तो? कैसे? वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं तो उस जमीन का मिट्टी भी जांच होता है कि वो मिट्टी पर बने कोई भी निर्माणाधीन, ध्यान रखेंगे कितना भूकंप को झेल सकता है, और तब जाकर उसमें पिलर और नींव जो पड़ता है वो नींव ध्यान रखेगा। मिट्टी के गुणवत्ता के आधार पर भी ध्यान रखेगा। जहां बलुई मिट्टी होगी वहां, जहां पर ध्यान रखेंगे काली मिट्टी होगी, जहां पहाड़ी मिट्टी होगी, तो ये सारे मिट्टी के गुणवत्ता के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग का निर्माण होता है, ताकि भूकंप को झेल सके। और दूसरा, मकान निर्माण के लिए भूकंप रोधी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भूकंप रोधी, याद रखेगा। सुरक्षा के दृष्टि से भवनों के दरवाजे और खिड़कियों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? भूकंप अवरोधी। कैसी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा कि सुरक्षा के दृष्टि से भवनों के दरवाजों और खिड़कियों की स्थिति कैसी होनी चाहिए भाई? भूकंप अवरोधी। कैसा अवरोधी भाई? चलिए, सामान्य कहता है संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। किसका टूट जाना? तो ये तो नॉर्मल सबको पता है कि कोई भी संचार या कोई भी वायरिंग के टूट जाने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर याद रखेंगे साउंड प्रॉब्लम, ये सारे के सारे केबल या वायरिंग के टूट जाने के बाद ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। भारत के कितने प्रतिशत जिले प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है? 26%। कितना प्रतिशत बताओ? तो भारत के कितने प्रतिशत भाई? अब सबसे ज्यादा याद रखेंगे महाराष्ट्र। कौन सा? कौन सा? राजस्थान। कौन सा? उड़ीसा। कौन सा? बिहार। कौन सा? ये सारे सबसे ज्यादा प्रभावित है किससे बताओ तो? सूखा से। तो सूखे से प्रभावित कौन? महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के बाद उड़ीसा के बाद कौन? तो ये सभी ध्यान रखिएगा किससे प्रभावित है भाई? सूखा से। किससे? सूखा से, याद रखिएगा। और सूखा भी एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है। बांध टूटने के उपरांत कितने जिले, प्रखंड और गांव में आपदा प्रभावित हुई थी? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका है। कहता है कि 16 जिला, 92 प्रखंड और गांव कितना था भाई? 500, याद रखेंगे 98। 500 कितना? 1500 कितना? 98 गांव प्रभावित हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये खास करके गौर कीजिएगा। कहता है कि बांध टूटने के उपरांत कितने जिले, प्रखंड और गांव में प्राकृतिक आपदा प्रभावित हुआ था? तो 16 जिला, 92 प्रखंड और गांव 1500,
98 याद रखिएगा। संकट की स्थिति में संचार का कौन सा कहता है साधन सबसे अधिक उपयोगी होता है, बताइए। तो कहता है संकट की स्थिति में संचार का कौन सा साधन सबसे अधिक उपयोगी होता है? मोबाइल और टेलीफोन सेवा। कौन सेवा बताइए? मोबाइल और टेलीफोन सेवा। मोबाइल और कौन सेवा? मोबाइल और सबसे उपयोगी यही होता है, ये ध्यान रखेगा। कहता है PSN का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कहता है डेटा ट्रांसमिशन और कॉल दोनों के लिए। डेटा संग्रह की बात करेंगे, कोई भी ध्यान रखिएगा, जैसे कॉल आप करते हैं तो अगर ध्यान रखेंगे कि कोई भी कॉल अगर अवैध है तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे, अवैध मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया और उस लोकेशन पे आपका नंबर है, तो पुलिस आपका डेटा क्या करेगा? कलेक्ट करेगा और उसी आधार पर क्या करेगा? जांच करेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता PNS के प्रयोग अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार होती है। इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है बताइए? भारतीय संचार मंत्रालय। कौन भाई? तो भारतीय संचार मंत्रालय के द्वारा ये डेटा याद रखेगा। PNS के प्रयोग अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार होती है, जिसका नियंत्रण होता है भारतीय संचार मंत्रालय। कौन मंत्रालय बताइए? भारतीय संचार। चलिए, भारत में रेडियो संचार प्रणाली से किसे कहता है समझाई गई है? तो कहता है भारत में रेडियो संचार प्रणाली से किसे समझाई गई है? तो दूरसंचार नीति को। किस नीति को बताइए? किस नीति को? दूरसंचार नीति। याद रखिएगा, भारतीय संचार सैटेलाइट का कौन सा प्रकार कहता है संचार और कहता है संसाधनों के शोध के लिए उपयोग होता है? तो यह है इंडियन रिमोट सेटिंग। इंडियन रिमोट सेटिंग IRS के द्वारा, याद रखिएगा, IRS के द्वारा भारतीय संचार सैटेलाइट का कौन सा प्रकार कहता है संचार और साधनों के शोध के लिए उपयोग होता है? तो यह प्रकार है IRS, इंडियन रिमोट सेटिंग के द्वारा कंट्रोल होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी ध्यान रखेगा, खास करके दो, एक तो टावर आपका जो भी आपका नॉर्मलाइज आप देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक संचार जो आपका है एक सैटेलाइट से ही होता है जो आयन मंडल में है और वो संचार उपग्रह है, और दूसरा याद रखेंगे टावर के माध्यम से। किसके माध्यम से? टावर के माध्यम से। तो टावर के माध्यम से भी ध्यान रखेंगे जो आपका संचार सेवा आदान प्रदान होता है, और दूसरे याद रखेंगे सैटेलाइट के माध्यम से। किसके माध्यम से? सैटेलाइट के माध्यम से। कहता है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? अभी ही बताए थे, केबल का टूटना। किसका टूटना बताइए? चलिए, कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन था? टेलीफोन और कौन भाई? मोबाइल। टेलीफोन और कौन? तो टेलीफोन और मोबाइल की बात करेंगे, ये संचार का याद रखेंगे सबसे लोकप्रिय साधन है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे केबल वाला टेलीफोन था, केबल वाला टेलीफोन खत्म हुआ, अब याद रखेंगे कौन सा है? मोबाइल, जो याद रखेंगे बिना तार का है। क्या है? बिना तार का। पहले क्या था? तार वाला था, अब बिना तार वाला है जो सबके पास है। कहता है सुदूर संबंधी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है? मौसम संबंधित जानकारी के लिए। किसके लिए? इस लेकर याद रखेंगे मौसम संबंधित जानकारी के लिए मौसम विभाग का एक स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट होता है, जो याद रखेंगे जैसे ही मौसम में बदलाव होगा ये सारी जानकारी वो सैटेलाइट संग्रह करता है और मौसम विभाग को देता है। इस लेकर आप देखते होंगे कि समाचार में पहले ही बता दिया जाता है कि अगला 2 दिन बाद या 10 दिन बाद वर्षा कहाँ होगा, कहाँ धूप होगा, कहाँ जो है छांव होगा, कहाँ बारिश कम होगा, कहाँ बारिश ज्यादा होगा। ये सभी याद रखेंगे मौसम सैटेलाइट जो है उसके द्वारा कंट्रोल और नियंत्रित किया जाता है, और वही मौसम सैटेलाइट जो मौसम उपग्रह है जो ध्यान रखेंगे
मौसम विभाग को इंफॉर्मेशन हर वक्त देते रहता है, जिससे मौसम की जानकारी होती है। तो मौसम से एक तो मौसम सैटेलाइट है, दूसरा संचार उपग्रह है। तो संचार सैटेलाइट या संचार उपग्रह की बात करेंगे या मौसम उपग्रह की बात करेंगे। तो मौसम उपग्रह याद रखेंगे, मौसम संबंधित सारे घटना डाटा कलेक्ट करता है और किसको देता है, मौसम विभाग को देता है, और फिर वो सारा का सारा आपके पास भी वो डाटा पहुंच जाता है कि कहां पर 2 दिन बाद बारिश होगा, 10 दिन बाद बारिश होगा, अगला 1 महीने में पूरे भारत का मौसम क्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। भूकंप रोधी मकान का आकार कैसी रहनी चाहिए, बताइए। आयताकार। कैसा? अब देखो ये सवाल, उतना सवाल बताए उसमें 5 ही सवाल संभव अगर आ गया, और वही अब देखिए ये आपके कहीं भी पढ़िए है तो ये सीआरटी का, ये कितनों आप सेट बना लो जल्दी मिलेगा उलेगा नहीं। और एग्जाम में अब देखो क्या देगा, ध्यान दीजिएगा, देगा कि भूकंप रोधी, ये सवाल एक ही सवाल आपको मेरिट से हटा दिया, खत्म कर देगा, बाकी आप क्या पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं। सीधा आएगा भूकंप रोधी मकान का आकार कैसा होनी चाहिए। अब देगा एक ऑप्शन आयताकार, दूसरा दिया वर्गाकार। कैसा दिया? वर्गाकार। तीसरा दिया गोलाकार। क्या दिया? कैसा दिया? गोलाकार। और एक दे दिया त्रिभुजाकार। क्या दे दिया? आपने कभी पढ़ा नहीं, अब बनाइए आंसर। यही पेचीदा हो गया आपके लिए, यही सबसे ज्यादा टफ हो गया, और यही 1 नंबर आपको मेरिट से खत्म कर देगा। अब बताओ यही क्वेश्चन अगर आ जाए आपके सेट में, और सवाल है कि भूकंप रोधी मकान का आकार कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन वर्गाकार, दूसरा गोलाकार, तीसरा आयताकार, चौथा त्रिभुजाकार। कैसा कैसा भाई? त्रिभुजाकार। अब बनाओ, तो अब ना पता चल गया तुमको आयताकार है। और अगर यही अभी नहीं बता जाता और आपको 4 ऑप्शन में दे देता, तो शायद ये भी लगता कि आयताकार से तो बढ़िया वर्गाकार है, चारों तरफ एक के जैसा बराबर लगता है, चारों तरफ जो बराबर मकान रहेगा वो है ना बढ़िया है। एगो पूरा लंबा पतला वाला मकान, कोई भी मकान देखेगा एक सोच अपना होता है, गौर कीजिएगा, एक सोच होता है लोगों का। जो जमीन खरीदने के लिए जाएगा वो पूछेगा कैसन जमीन है रे, तो बोलेगा एकदम चौखुट जमीन है, चारों तरफ से एकदम एक जैसा है। बोला तब तो बहुत बढ़िया। यही तुमको जमीन मिले, बोले कि 25 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। बात समझ रहे हैं ना? बात समझ रहा है ना? तो अगर इस तरह का जमीन तुमको देगा तो बोलेगा कि ये तो बहुत लंबा लंबा है रे। बात समझ रहा है ना? तो यहाँ पर सवाल है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर सब यहाँ पूछ क्या रहा है, भूकंप रोधी कैसा, कैसा रोधी, तो भूकंप रोधी मकान के लिए कैसा चाहिए, और यही 1 नंबर तुमको मास्टर बनावेगा या थोड़ा भैंस चरवे वाला बनावेगा। बात समझा? तो ये जानना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयताकार। सुनामी की लहरें प्रायः आती है और वहां के लोगों को, और ये आप कितनों सेट बनाइए ना, और यही सवाल जब लड़का का आता है ना एग्जाम में, कहता कहां कहां से पूछ दिया इस सवाल पूछने का है, कहां कहां से पूछ दिया कि भूकंप रोधी मकान कैसा होना चाहिए, आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार। कि कभी हम पढ़वे नहीं किए थे, तो वही हम 5 नंबर आपको पढ़ाएंगे जिससे आपका रिजल्ट फाइनल। नहीं तो पीटी मेंस के लिए तो सब पढ़ा रहा है, लेकिन वो 5 सवाल जो आप नहीं बना के आ पाइएगा। और 95% तो हम भी पढ़ाएंगे, 90% तो हम भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ा रहे हैं भाई। लेकिन हर एक टीचर, कोई भी टीचर पढ़ाएं, बिहार के, भारत के कोई, उनको भी ये चाहिए कि लड़के को वो 5% क्वेश्चन 10% पर ज्यादा फोकस करवाना चाहिए जहां से उसका मेरिट बने, क्योंकि एक ही लक्ष्य है आपको मेरिट तक पहुंचाना। पीटी मेंस हो गया, मेरिट नहीं बना तो आप वहीं का वहीं हैं। तो वो 5% पे फोकस करना है, 10% पर फोकस करना है। कोई भी टीचर हो उनको भी ये चाहिए कि इसी तरह का काम करना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, कहता है सुनामी की लहरें प्रायः आती हैं और वहां के लोगों को तटीय
भाग से कितना दूर रहनी चाहिए भाई बताइए तो, कम से कम कितना मीटर? कम से कम 250 मीटर। कितना मीटर बताइए तो, कितना मीटर? 250 मीटर तो कम से कम दूरी पर रहना चाहिए। कितना मीटर बताइए तो? 250 मीटर। कितना मीटर? तो 250 मीटर से अधिक दूर पर प्यारे रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये एक एडवाइजरी है, याद रखेंगे मौसम विभाग का, कि भाई कम से कम इतना दूर तो आप रहिए ही रहिए। कितना? 250 मीटर। 250 मीटर याद रखिएगा। सवाल, भू श्रृंखलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों के निर्माण करना क्या कहलाता है? अनुचित। ये अनुचित है कि नहीं बताइए? अरे अनुचित है या उचित है? अब बताओ, पूरा ढलान पर तुम मकान बना देगा तो भू श्रृंखलन होगा तो मकान रहेगा। लेकिन आप जाइए सिक्किम, आप जाइए केरल, आप जाइए उत्तराखंड, 90% मकान ऐसी बना हुआ है, और इसी में लैंडस्लाइड या भू श्रृंखलन में सारा मकान खत्म हो जाता है जैसे ही लैंडस्लाइड। क्योंकि ध्यान रखेंगे, लोग तो जितना लोग बड़े तेजी से बढ़ा है, और जितना नेचुरल प्लेस, जो प्राकृतिक प्लेस हैं, वहां पर लोग जा जाकर बसा, और फिर वहां पर पर्यटन, दुनिया का अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा जरिया है क्या? पर्यटन। कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, केरल हो, पर्यटन सबसे ज्यादा पैसा। अब पर्यटन के लिए और पैसा के लिए लोग जो है, पर्यटन देखने के लिए लोग जाएंगे, और देखने के लिए जाएंगे तो होटल चाहिए। अब वहां के लोगों ने पूरा होटल डेवलप किया, लेकिन समतल जगह है नहीं, तो जहां तहां सरकारी कर्मचारी, सरकार के लोगों ने जहां तहां मकान बनाने के लिए अलॉटमेंट कर दिया, और वहां पर अब लोग बना रहे हैं। अब जब बना रहे हैं तो कोई भी गंभीर प्राकृतिक आपदा आएगी तो ऑटोमेटिक होगा। तो ये जान लेंगे कि ये अनुचित कार्य है। ये कैसे कार्य है? बाढ़ में कहता है, बाढ़ से सबसे हानि होती है किसको? एकदम जान लीजिएगा। जान तो यहां कम जाएगा, लेकिन फसल का नुकसान क्या होगा? ज्यादा। फसल का नुकसान क्या होगा? तो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होगा? फसल। और सबको पता है कि भारत हो या बिहार हो, एक कृषि प्रधान देश और एक कृषि प्रधान राज्य है। कौन? भारत और बिहार। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और अगर बाढ़ प्रभावित होता है तो सबसे ज्यादा कृषि प्रभावित होगा, फसल प्रभावित होगा, और फसल और कृषि जब प्रभावित होगा तो बिहार की अर्थव्यवस्था प्रभावित। बिहार के पिछड़ेपन के कारण सबसे बड़ा, आप देखेंगे जीडीपी की बात करेंगे, कल मैं टैक्स देख रहा था कि बिहार के लोग कितना टैक्स पे करते हैं, तो ध्यान रखेंगे बहुत ही नीचे पायदान पर था, 1.86% ये टैक्स पे ही है। कौन? बिहार। अभी भाई इसके पैसा नहीं है, 12 लाख है। 12 लाख होगा तब ना, 12 लाख तो हर एक लोगों का वार्षिक इनकम, बहुत कम लोगों का, गांव में तो नथिंग है, नहीं के बराबर है बताइए। नौकरी भी लोग कर रहे हैं तो 1 लाख रुपया तनख्वाह है, तो उसमें खर्चा भी तो है, तो इनकम तो ध्यान रखेंगे वो इनकम में जाएगा नहीं, और भी टैक्स वैक्स कट के आएगा। और प्राइवेट लोग तो, नॉर्मल किसान को तो 1 लाख छोड़ ही दीजिए, वार्षिक अगर 3-4 लाख रुपए अगर कृषि से आ गया तो 2 लाख रुपया उसमें लागत ही है, तो उसको बचत क्या है वो है ही नहीं, पता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर बिहार के पिछड़ेपन के सबसे बड़े कारण है बाढ़ और सूखा, बाढ़ और क्या? सूखा। और दूसरा याद रखेंगे, लोग का माइग्रेशन की बात करेंगे, लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं, तो सूखा प्रभावित क्षेत्र दक्षिण बिहार के लोग ज्यादा माइग्रेट करते हैं, और उत्तर बिहार के लोग ज्यादा माइग्रेट करते हैं बाढ़ से प्रभावित। इस लेकर दूसरों राज्यों में, और दूसरे राज्य में क्या है कि दूसरे राज्य में जाने के लिए लोग क्या हो जाते हैं? विवश हो जाते हैं। और उस दिन एक लड़का वहां पर जो मांग कर रहा था, है ना, वो जो आप लोग कर रहे थे, उसका कारण समझिए। पूरे बिहार की बात करेंगे तो बिहार में, बिहार का टोटल लड़का अलग अलग राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए जाता है। केवल सरकारी नौकरी बिहार सरकार में, बिहार टीचर ही नहीं है, भारत सरकार में रेलवे भी है,
सबसे ज्यादा, पुलिस है, सीआरपीएफ है। सेंट्रल लेवल में सबसे ज्यादा कहाँ के लोग जा रहे हैं? बिहार, यूपी। बिहार के सबसे ज्यादा। और समझिए, बिहार में अगर सबसे ज्यादा टीचर के लिए अगर कोई अभ्यर्थी आ रहा है तो उत्तर प्रदेश से और झारखंड। यहाँ केरल का एक कोग नहीं आएगा, लिखित दे देंगे। अरे यार, हमको डेटा देगा, हमको डेटा देगा केरल का, तमिलनाडु का। अपवादित यो बोल देना अंडमानों के देखे थे दुगो। वो बात करेंगे यूट्यूब के बाद, है ना, बात बाद में करेंगे। कृषि सुखाड़ होती है, तो कृषि सुखाड़ होती है किसके बाद भाई? जल के अभाव के कारण। किसके अभाव के कारण? तो जल के अभाव के कारण। और दक्षिण बिहार की बात करेंगे, दक्षिण बिहार सबसे ज्यादा, याद रखेंगे, किससे प्रभावित है? जल से। किससे? जल से। और सबसे ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में ये पूरा का पूरा, याद रखेंगे, प्रभावित रहता है। 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? उड़ीसा। कहां पे भाई? उड़ीसा। कहां पे? उड़ीसा। और चक्रवात से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित राज्य है तो कौन? उड़ीसा। कौन? तो चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन? उड़ीसा। कौन भाई? तो चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन? उड़ीसा। याद रखिएगा। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पर मकान के निर्माण कहां करना चाहिए? कहता है सुनामी समुद्र तट से दूर किस स्थान पर? बताइए। ऊंचाई। समुद्र तट से दूर, ऊंचाई, ताकि सुनामी अगर आए भी तो सुनामी का प्रभाव कम हो। रिंग बांध किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए बताओ भाई? बाढ़ के लिए। किसके लिए? कौन बांध? रिंग बांध। कौन बांध? इस तरह के बांध याद रखेंगे, रिंग बांध। इसी लेकर दामोदर नदी घाटी परियोजना में इस तरह के बांध होते हैं। इससे क्या होता है कि रुक रुक के पानी जाएगा, जिससे पानी का रफ्तार क्या होता है? कम जाता है। पानी का रफ्तार। अब बताइए, एक ही बांध दिया अगर वो टूटा, जो नदी ज्यादा बाढ़ लाती है उसमें जल भी ज्यादा होगा, तो उसको क्या है, उसमें जो बांध बनता है वो एक बांध, फिर ताकि पानी कंट्रोल हुआ, जैसे ही लगा कि ये थोड़ा दिक्कत है ना, जल स्तर बढ़ा, इसको लाइए इसमें। अब इसका भार क्या हो गया? कम। फिर इसमें पानी आ गया, फिर इसका पानी थोड़ा ले आइए इसमें। कमते कमते मतलब जल को क्या कर देना है? बांट देना है। जैसे जल बांट जाएगा तो ध्यान रखेंगे जल की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पानी को धीरे धीरे छोड़ा जाएगा, जिससे बाढ़ भी कम आएगा और पानी का रफ्तार भी क्या होगा? कम होगा। पानी का रफ्तार भी क्या होगा? कम होगा। और ध्यान रखेंगे बाढ़ का खतरा भी कम हो जाएगा। सुनामी को किससे मापा जाता है? सुनामी मीटर। कौन मीटर? तो याद रखिएगा, जैसे वायु दाब को मापा जाता है किससे? बैरोमीटर। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन प्राकृतिक आपदाओं के, कहता है, दुष्परिणामों को कम करने का उपाय ही आपदा प्रबंधन। जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आया है तो उसके प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबंधन। कौन प्रबंधन? बताओ। अरे आपदा प्रबंधन का मतलब है कि जब आपदा आ गया या आएगा तो उस आपदा या उस विपत्ति को क्या करना है? कम करना है। उसी को कहते हैं आपदा प्रबंधन। क्या कहते हैं? जैसे याद रखेंगे, आपदा आ गई तो एनडीआरएफ की टीम, एम्बुलेंस, डॉक्टर सुविधा, सब कुछ बेहतर मुहैया ही तो आपदा प्रबंधन कहलाता है। इसलिए कर कहता है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक आपदा के दुष्परिणामों को कम करने के उपाय को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सा आपदा आया था भाई? सुनामी। कौन आया था? सुनामी। कौन आया था? और दक्षिण पूर्व एशिया की बात करेंगे
तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था इंडोनेशिया। कौन हुआ था सबसे ज्यादा? मलेशिया। कौन? म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, भारत, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश प्रभावित हुए थे 2004 के सुनामी में। कौन सुनामी में बताइए? 2004 के सुनामी में, याद रखिएगा। भूकंप को कहता है, याद रखिएगा, कहता है भाई भूकंप को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, या सिस्मोमीटर भी कह सकते हैं। भूकंप को किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। कौन ग्राफ? अरे भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? या सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ। कहता है टाइफून कहां आता है बताइए? जापान और चीन। जापान और कहां पे? और टाइफून दक्षिण चीन सागर। कहां भाई है? दक्षिण चीन सागर। कौन सागर बताओ तो? दक्षिण चीन सागर में चलने वाला एक चक्रवात है। दक्षिण चीन सागर में चलने वाला एक क्या है? चक्रवात। दक्षिण चीन सागर में चलने वाले चक्रवात, याद रखेंगे, जापान और चीन के पास इसे टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून। क्या कहते हैं? जैसे याद रखेंगे एक चक्रवात है हरिकेन। कौन सा? हरिकेन की बात करेंगे, ये कैरेबियन सागर। कौन सागर बताइए? कैरेबियन सागर। कौन सागर? तो बताओ कैरेबियन सागर में आने वाले चक्रवात जिससे अमेरिका प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? अमेरिका। कौन प्रभावित होता है? तो बताओ कैरेबियन सागर या अटलांटिक महासागर? कैरेबियन सागर या, तो कैरेबियन सागर या अटलांटिक महासागर में आने वाले, कहता है, चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन। क्या कहते हैं? हरिकेन। जबकि टाइफून कहां है? दक्षिण चीन सागर। कहां आता है? कौन सा? तो टाइफून कहां आता है बहुत? कहां पे? और एक है टोर्नेडो। कौन सा? देखो भाई ये टोर्नेडो की बात करेंगे, ये चक्रवात भी अमेरिका में आता है। कहां आता है? तो बताओ टोर्नेडो चक्रवात की बात करेंगे, ये कहां आता है? अमेरिका। कहां आता है? कौन सा? तो टोर्नेडो की बात करेंगे, ये कहां आता है? कहां? कहां? कौन? तो टोर्नेडो कहां आता है? कहां? कहां? कौन? कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। यहीं तक है? हाँ, खत्म हो गया? तो खत्म हो गया तो कोई बात नहीं है ना। 134 ना, 35 ठीक है। 132 हुआ है ना। नेक्स्ट पीडीएफ आपको कल मिलेगा। हाँ कल मिलेगा, और कल आपको पुनः करवाया जाएगा, है ना। हाँ पूरक क्या? अच्छा कल आएंगे तो देखते हैं। कल, कल तो मिलेगा ही, है ना।
पीडीएफ, ऑनलाइन पीडीएफ जा रहा है? चलो स्टार्ट करें क्या? है कल जो है कहाँ तक देखे थे? 27 तक हो गया था ना ये? आज 28 होगा। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वह हो चलो कह रहा है कि संविधान में संशोधन के लिए कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है? कितनी होती है? 2/3। अब हमारे बात को समझना। संविधान में जब संशोधन का बात आता है, यानी अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान में संशोधन का बात आता है तो संविधान से संशोधन से संबंधित जो अनुच्छेद है 368 ना, कौन सा अनुच्छेद है? 368। यही है तुम्हारा। दो प्रकार से, क्या कह सकते हो कि 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। लेकिन एक जो साधारण विधेयक वाला होता है या साधारण कानून के द्वारा जो होता है, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। 2 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। एक तुम्हारा 2/3 बहुमत के साथ, और एगो होता है तुम्हारा 2/3 बहुमत प्लस आधा राज। यही होता है ना, आधा राज जो होता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि संविधान संशोधन जो है वो किस सदन में लाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो भाई साहब ध्यान से समझिएगा कि संविधान संशोधन जो है वो लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है, यानी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में ही आए, और यह भी जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में ही आए, दोनों में आ सकता है। हाँ, तुमसे यदि पूछ दिया कि धन विधेयक कहां पे आएगा, तो धन विधेयक कहां आता है? लोकसभा ना। संविधान संशोधन दोनों में से किसी में भी आ सकता है। एक बात और ध्यान से समझिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान संशोधन जो है वो सरकारी सदस्य के द्वारा लाया जाएगा या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा। सरकारी सदस्य जब हम शब्द यूज करते हैं, और ये तुमको फंसाया जाएगा क्वेश्चन में ये डाल के, सरकारी सदस्य जब हम लोग यूज करते हैं तो इसको सरकारी सदस्य का मतलब हुआ मंत्री। कौन हुआ तुम्हारा? मंत्री। और गैर सरकारी सदस्य जब तुमसे पूछेगा तो गैर सरकारी सदस्य का मतलब हो गया कि भाई साहब जितने भी अदर संसद है, जैसे मान लो कि मंत्री तो 15% से ज्यादा नहीं रहेगा, यही ना लिखा गया है कि कुल जो सीट है लोकसभा का, ओकरा से 15% से अधिक मंत्री नहीं रह सकता। अब ओकर बाद तो और व्यक्ति बैठेगा ना संसद में, हो तो क्या उस संसद जो है वो लोकसभा में या राज्यसभा में संविधान संशोधन वाला विधेयक नहीं ला सकता है? क्या ला सकता है। यानी सरकारी सदस्य भी ला सकता है और गैर सरकारी सदस्य भी। समझ आ रहा है हमारा? और जो पास होगा वो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। एक बात और समझिएगा, संविधान संशोधन से एक और क्वेश्चन बनेगा कि संविधान संशोधन में क्या राष्ट्रपति बाध्य है साइन करने के लिए कि नहीं है? तो चला, संविधान संशोधन में राष्ट्रपति जो है वो साइन करने के लिए बाध्य है। क्या है तुम्हारा? राष्ट्रपति क्या है? बाध्य है। राष्ट्रपति क्या है तुम्हारा? बाध्य है। और बोलेगा, तोरा से पूछेगा
कि ये जो राष्ट्रपति को बाध्य बनाया गया वो किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 24वां समय मारबो हेरे पगला, क्या संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन 1971। समझ आ रहा है मोर? इंदिरा गांधी करवाई थी। जब मौलिक अधिकार पढ़िएगा आप लोग तो मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 13 था और अनुच्छेद 13 जो कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे तुम्हारे मौलिक अधिकार का क्या हो, हनन हो। तो बाद में इंदिरा गांधी को लगा कि है सुप्रीम कोर्ट ज्यादा उछल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा नीचे लाना जरूरी हो गया। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 13(4), और उसमें कहा गया कि संसद यदि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करती है मौलिक अधिकार में तो उसको अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा, नियम नहीं माना जाएगा। और उसमें यह भी कह दिया गया कि राष्ट्रपति को साइन करने के लिए संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी बिल यदि राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उसमें साइन करने के लिए बाध्य है। तो संविधान संशोधन वाला जो विधेयक है जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसमें साइन करने के लिए बाध्य है। समझ आ रहा है हमारी बात? तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी ना, समझ गया ना? एगो 2/3 बहुमत और दूसरा तुम्हारा कौन सा 2/3 बहुमत के साथ आधा राज्य न रे। हाँ, पूरा राज्य देता तब गड़बड़ा जाता। पूरा राज्य देता तो भारत में ऐसे कई राज्य है। काहे कि भारत में एक दलीय व्यवस्था नहीं है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। यानी भारत में बहुत सारी पार्टी है, केंद्र में अलग पार्टी है, राज्य में अलग पार्टी है। देखो संविधान बनाने वाले बड़ा तेज थे, उनको पता था कि सब दिन कांग्रेस नहीं रहेगा। अरे कल तुम्हारा वक्त था, आज हमारा वक्त है, सिंपल सी बात है। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। वो लोग कुछ और थे, ये लोग कुछ और है, सिंपल सी बात है। तो अंबेडकर साहब को पता था कि ऐसा मामला गड़बड़ाएगा और यदि पूरा राज्य लिख देते तो भारत में 28 गो राज्य है चला, तो क्या 28 गो राज्य में और केंद्र में सेम सरकार है क्या? नहीं है। और सेम सरकार यदि रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम सरकार जब नहीं है तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा। दीदी पहले बोली कि कोरबो लोरबो जीतबो रे, है ना चोलबो रे। तो मतलब बीजेपी का बात जो है वो दीदी नहीं मानती, तब तो संविधान संशोधन गड़बड़ा जाता। इसीलिए बोला पूरा राज्य नहीं, आधा राज्य। क्या बोला गया? आधा राज्य। कम से कम 14 को हाँ कह दिया ना, अब बाद में दीदी बोलबो करेगी इना चोलबो रे तो सब चोलबो रे, काहे कि तोहर बात नहीं मानबो रे, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए क्या बोला गया? आधा राज्य। तो आधा राज्य प्लस 2/3 बहुमत वाला कहाँ होगा? जहां पे पूरे देश का बात आएगा। जैसे आप लोग जीएसटी का नाम सुने हैं, जीएसटी। अब जीएसटी चला वन नेशन वन टैक्स वाला है, यानी एक राष्ट्र एक कर। अब भाई साहब एगो सीजीएसटी होता है, एगो एसजीएसटी होता है, एगो आईजीएसटी होता है। जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो उसमें तुम्हारा जीएसटी के बारे में बताया जाएगा। तो सीजीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल वाला जीएसटी। अरे कभी खाना खाने गया है? अकेले गया है रे? तो खाना खाने गया होगा तो चला वो जो रिसीप्ट मिलता है, बिल मिलता है ना रे, तो 100 टका का मान लो कि तुम खाना खाया तो उसमें 118 रुपया लिखल रहेगा या 120 रुपया लिखल रहेगा। तो मतलब खाना तो तुम 100 रुपया का खाया, ये जो तोरा से 20 टका ले रहा है ज्यादा, वो 10 टका लेगा केंद्र सरकार और 10 टका लेगा राज्य सरकार। यही होता है ना? तो भाई साहब अब तुम दिल्ली में खाओ और चाहे कलकत्ता में खाओ और चाहे पटना में खाओ, सब जगह उतने लेगा। वन नेशन वन टैक्स है। तो भाई साहब ये जो 10 टका ले रहा है इसमें तो सरकार का भी न, राज्य का भी न हामी होना चाहिए। तो जब मामला पूरे भारतवर्ष का आ जाए तब 2/3 नहीं, तब 2/3 प्लस आधा राज्य। समझ आ रहा है हमारे कहने का मतलब? तो भाई साहब एक सही आंसर क्या हो जाता तुम्हारा? एक सही आंसर क्या होता? 2/3। क्या होता तुम्हारा? 2/3। और 2/3 हम बोले तो चला 2/3 के साथ साथ एक जो और होता है 2/3 प्लस आधा राज्य। समझ आ रहा है? लोकसभा राज्यसभा दोनों में ना आ सकता है? जरूरी है कि लोकसभा में आएगा? लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में, यानी तुम्हारा मंत्री भी ला सकता है और गैर मंत्री भी ला सकता है। समझ आ गया तुम्हारा?
एक बात ध्यान से समझा देते हैं जरा। संविधान संशोधन में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होता है, और ये भी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। अब संविधान संशोधन में कभी भी संयुक्त बैठक जो है, यानी तुम्हारा ज्वाइंट मीटिंग जो है वो नहीं होता है। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए, काहे नहीं होता है? जब साधारण विधेयक में ज्वाइंट मीटिंग होता है, तब संविधान संशोधन विधेयक में ज्वाइंट मीटिंग काहे नहीं होना चाहिए? हमारी बात समझना, काहे नहीं होता है? काहे कि दूगो सदन न है रे, एगो लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है, और आदमी ककरा में ज्यादा? लोकसभा में ना, और एकरा में तो कम रहता है ना। और ज्वाइंट मीटिंग का मतलब हो गया लोकसभा राज्यसभा दोनों का। अच्छा, ज्वाइंट मीटिंग बुलाने का पावर ककरा पास? राष्ट्रपति। किसके पास? तुम्हारा राष्ट्रपति के पास ना। और किस अनुच्छेद के तहत? 108। लेकिन बुलाने का पावर बस राष्ट्रपति के पास। अध्यक्षता राष्ट्रपति करेगा क्या? नहीं ना। अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का स्पीकर। अब मान लो कि यदि ज्वाइंट मीटिंग होगा, अब मान लो कि राज्यसभा को पसंद नहीं आ रहा है, मान लो इधर वाला राज्यसभा है, इधर वाला लोकसभा है, और संविधान संशोधन से कोई बिल है, मान लो कि लोकसभा पास करके राज्यसभा में भेज दिया, और राज्यसभा को लग रहा है कि नहीं, पसंद नहीं है, तुम्हारा मुँहे नहीं पसंद है, तो तुम्हारा बिल काहे ला पसंद होगा? अब मान लो कि भाई साहब यदि राज्यसभा नकार दिया, और उस केस में यदि ज्वाइंट मीटिंग रहता, तो ज्वाइंट मीटिंग में सदस्यों की संख्या का ज्यादा रहता है? लोकसभा का। तब तो वैल्यू किसका हो जाता? लोकसभा का। काहे कि वोटिंग होता तो लोकसभा ना हाँ कर देता। इसीलिए कहा नहीं, संविधान के साथ यदि छेड़छाड़ होगा तो दोनों सदन से, यानी लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। समझ आ रहा है? अब आ जाओ, चला बढ़ियो आगा। अब ध्यान से समझो, 29 नंबर क्वेश्चन देखो, चला क्या कर रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून की जांच किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ना। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार यदि कोई कानून बनाता है, और हम कल भी बोले थे कि कानून सरकार के 3 गो अंग ना। सरकार के कई गो अंग? सरकार के कई गो अंग? 3 गो ना। तो सरकार के चला 3 गो अंग है, तो 3 गो अंग में पहला कौन सा है? विधायिका। पहला कौन सा है? विधायिका। दूसरा कौन है? कार्यपालिका। और तीसरा कौन है? न्यायपालिका ना। तो कानून बनाने का पावर ककरा पास? विधायिका के पास ना। लागू कौन करेगा? लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। तो हम कल भी बताए थे कि चला जरूरी नहीं है कि कानून जो बना रहा है और जो लागू कर रहा है अच्छे कानून बनाएगा, खराबो कानून बना सकता है। तो ओकरा जांच के लिए कौन होगा? न्यायपालिका न रे। तो भाई साहब, चाहे राज्य हो और चाहे वो केंद्र हो, यानी यदि दोनों में से कोई भी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ केंद्र, राज्य भी कोई ऐसा वाहियात कानून बना दे जिससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो जाए, तो भाई साहब हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट गए तो 32 के तहत ना, सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 200। समझ आ रहा है? तो न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा तब ना होगा रे। एक सही आंसर क्या हो जाता? एक सही आंसर क्या हो जाता? सर्वोच्च। क्लियर है ना? लेकिन एक बात ध्यान से समझो, यहां पे तुमको एगो चीज फंसा देगा। बोलेगा क्या फंसाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट पढ़िएगा आप लोग, तो सुप्रीम कोर्ट में एगो अनुच्छेद पढ़िएगा 131, और सुप्रीम कोर्ट का जो ये अनुच्छेद 131 है वो मूल क्षेत्राधिकार को बताता है। किसको बताता है? मूल क्षेत्राधिकार को। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब हो गया कि कुछ ऐसा मामला होगा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट नहीं जाएगा। जैसे केंद्र और राज्य में यदि कोई मामला गड़बड़ा गया, या एक राज्य दूसरे राज्य से यदि मामला गड़बड़ा गया, तो उस केस में वो मामला जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कि बिहार एक ड्राई स्टेट है, बिहार में अल्कोहल बंद है ना। बंद क्या रहेगा? हाँ, खुले है, लेकिन इलीगल रूप से है, लीगल रूप से तो नहीं है तुम्हारा। अब मान लो कि झारखंड से बस आती है तुम्हारा बिहार, झारखंड से जब बस आती है तो आप लोग देखे भी होंगे, जैसे गया झारखंड से टच होता है बॉर्डर, तो गया के पास तुम्हारा बस को रुकवा दिया जाता है।
अब मान लो कि झारखंड सरकार कहे कि है हो चचा यानी नीतीश कुमार को, ये तो बड़ा घटिया कानून है तुम्हारा, ये हमारा बस जाता है, तुम रोज के रोज हमारे बस को रोकवाता है तुम्हारा। अब नीतीश कुमार कहेगा कि हम काहे ना रुकवाए, क्या पता तुम्हारे बस से जो है वो आ रहा हो नशीली पदार्थ। अब झारखंड सरकार कहेगा नहीं, हमारे बस को तुम रोक नहीं सकता है, और बिहार सरकार कहेगा कि रोकबे करेंगे चाहे कुछ हो जाए, काहे कि हमारे यहाँ कानून बनल है। अब यहाँ मामला झारखंड और बिहार का हो गया। अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि झारखंड वाला बोलेगा कि एक जांच होना चाहिए, आ जाओ रांची हाई कोर्ट में और वहां पे जांच होगा। नीतीश कुमार को लगेगा कि झारखंड सरकार है, न्यायालय भी झारखंड का पता हमारे साथ नहीं दे, ओकरे साथ दे। और झारखंड बिहार वाला बोलेगा कि नीतीश कुमार बोलेगा नहीं पटना हाई कोर्ट में लेके आओ, तो झारखंड वाला बोलेगा कि मामला तोरे, न्यायालय भी तोरे, तो क्या पता तोरे साथ देगा। तो इसीलिए जब एक राज्य दूसरे राज्य से कोई भी झगड़ा होगा तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ना झारखंड में जाएगा और ना बिहार में जाएगा, सीधे मामला कहां लेके आओ। समझ आ रहा है हमारी बात? काहे कि सुप्रीम कोर्ट एक एगो ना है हो, और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो सब बराबर होगा। समझ आ रहा है? तो इसीलिए मूल क्षेत्राधिकार वाला जो मामला जाता है वो सिर्फ कहां जाता है, कहां जाता है? हाँ, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट घुसाया भी। अब बाद में काहे ले घुसाया? तो जल वाला विवाद जाने लगा। अंतर्राज्यीय जल विवाद सुने होंगे आप लोग, तो जलो वाला कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, कई बार है। अब सब जल विवाद चल जाता था सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरण से संबंधित बात चल जाता था सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि है हो, एक तो ऑलरेडी तुम लोग का जनसंख्या बहुत ज्यादा है, काहे कि तुम लोग को कुछ आए ना आए जनसंख्या खूब आता है तुमको, तो हम मौलिक अधिकार का मामला देखे कि सब यही मामला देखे। तो बोला गया कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बना दिया गया, पर्यावरण से संबंधित एक अलग ट्रिब्यूनल बना। एनजीटी का नाम सुना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब भाई साहब आपको कोई फैक्ट्री खोलना है और उसके लिए तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस कहां जाके लेगा? एनजीटी के पास लेके जाना पड़ेगा। तब एनजीटी जब तुमको लाइसेंस देगा तब जाकर के। तो कुछ कुछ विवाद है जो मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, और एग्जामिनर यदि पगला रहा, एग्जामिनर यदि हमरा जैसा पगला रहा, हमरा क्वेश्चन यदि बोल देगा सेट करने के लिए, तो 20 गो क्वेश्चन सेट करेंगे ना चला, तो 18 गो नहीं बनाने देंगे। मतलब समझ आ रहा है? ऐसा घुमा फिरा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जितना एग्जामिनर सोच सकता है उतना हम लोगों को सोचना है। जरूरी नहीं है कि 131 ही देगा, एक और एक्सेप्शन पूछ देगा तोरा, और एक्सेप्शन में फंस जाएगा तुम। तो अंतरराज्यीय जल विवाद मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, वाणिज्यिक विवाद इसमें नहीं आता है। तो कुछ कुछ मामला जो है वो तुम्हारा मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, और बाद बाकी जो मूल क्षेत्राधिकार में आता है उसका जांच कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। समझ आ रहा है यहाँ तक? कोनो दिक्कत नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि नाइजीरिया, कौन दे? नाइजीरिया। नाइजीरिया में किस वर्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई थी? 1999। लेकिन हमारे बात को समझो चला, हम क्या कहना चाह रहे हैं। इंग्लैंड एक ऐसा देश बना जो विश्व के अधिकतर देश को गुलाम बनाया, नाइजीरिया भी उसी में शामिल था। नाइजीरिया तुमसे पूछेगा कि किसका उपनिवेश हुआ करता था, तो किसका हुआ करता था? इंग्लैंड का, यानी ब्रिटेन का हुआ करता था। 1960 में, 1960 में जो है वो नाइजीरिया आजाद होता है, ब्रिटेन से हटता है। लेकिन देखो, जब देश कमजोर रहे, जब देश में गरीबी रहे, जब देश में शिक्षा नहीं रहे, तो वो देश में देखेगा कि युद्ध बहुत ज्यादा होता है। काहे कि सिंपल सी बात है, पाकिस्तान को देख लो न रे, पाकिस्तान हम ही लोग के साथ बनाना, हम लोग का ही है छोटका। तो भाई साहब पाकिस्तान बना, एक दिन पहले आजादी मनाता है वो लोग, 14 अगस्त को मनाता है, हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान कहाँ है और हम लोग कहाँ है? इसीलिए न कहता है कि चंद्रमा पे झंडा होना अलग बात है और झंडा में चंद्रमा होना अलग बात है। समझ आ रहा है हमारी बात? तो भाई साहब पाकिस्तान आज देखो कहाँ है। इसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण वहां शिक्षा है ही नहीं, और जब शिक्षा नहीं है तो बेरोजगारी होगी,
अब बेरोजगारी जहां होगी वहां गरीबी होगी, और जहां गरीबी हुआ वहां क्राइम बहुत ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, काहे कि 5-5 हजार के लिए क्राइम कर देगा वहां पे। तुमको अल्लाह की कसम है, ताजमहल पे 5 गो बम मार दो, मार देगा वो लोग। सही बता रहे हैं। एगो धर्म भी मायने रखता है। एकेश्वरवादी जो धर्म होता है, ध्यान से बुरा मत मानना, लेकिन हमको लगता है, और कहावत भी कहा भी गया है पॉलिटिकल थ्योरी में, जहां एकेश्वरवादी होता है वहां पे धर्म के नाम पर तुमको कोई भी भलखा सकता है, तुमको धर्म के नाम पे कोई भी उग्र कर सकता है। लेकिन जहां पे बहुदेववादी हो वहां पे तुमको धर्म के नाम पे जल्दी उग्र नहीं कर सकता। तुमको बोलेगा तुमको महादेव की कसम बम मार दो, बोला भग पगला, हमार तो फेवरेट भगवान विष्णु था, तो वो कर देता कसम। तो ये बहुदेववादी है, जल्दी भड़का नहीं सकता है। लेकिन एकेश्वरवादी में थोड़ा बहुत भड़क जाता है इंसान, और जहां अशिक्षा रहेगा वहां तो और ज्यादा भड़केगा तुम्हारा। तो नाइजीरिया भी कुछ इसी प्रकार का था। 1960 में जब आजाद हुआ ही तो वहां गृह युद्ध स्टार्ट हुआ नाइजीरिया में, और गृह युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो कहा जाता है कि अंततः 1999 में जो है तुम्हारा संवैधानिक रूप से जो है नाइजीरिया स्टार्ट होता है। तो मेन जो लोकतंत्र बना वो कब बना तुम्हारा 1999। लेकिन तुमसे पूछेगा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक से छुटकारा कब मिला, तो कब मिला था 1960 में। कब मिला था 1960 में, लिख लेना यहां पे। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ध्यान से समझो, तुमसे पूछेगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों को स्थानीय स्वशासन सौंपा गया। किसमें रे है 40 में ना। एक बात बता देते हैं, चला डीपीएसपी का नाम सुना है। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है, किस भाग में है, भाग 4 न हो। डीपीएसपी कहां से लिया गया, कहां से लिया गया, कहां से लिया गया, आयरलैंड। डीपीएसपी जो है वो 3 विचारधारा से, कितने विचारधारा से, 3 विचारधारा से। एगो है समाजवादी विचारधारा, लिख लेना, एगो समाजवादी विचारधारा, एगो उदारवादी विचारधारा, एगो उदारवादी विचारधारा। तो शुरू में दुए गो रखा जा रहा था, समाजवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा। तो संविधान सभा के लोगों ने हल्ला उठाया, बोला कि है हो, एक बात बताओ, जो आदमी अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए आजादी के लिए, जो आदमी का सोच विचार पूरा विश्व अपना रहा है, उस आदमी को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तो संविधान सभा में कहा गया कि कौन आदमी है, बोला महात्मा गांधी बाबा। बोला कि जो आदमी सब कुछ कर दिया इस भारत के लिए, उसके विचार को आप लोग नहीं अपना रहे हैं। तो बोला ठीक है, यदि इतने हल्ला हो रहा है तो एगो और विचारधारा रखा जाएगा, और जब राज्य की कर्तव्य की बारी आएगी तो राज्य अपना कर्तव्य जब पालन करेगा तो उसमें गांधीवादी विचारधारा को भी रखा जाएगा, महात्मा गांधी के विचार को भी रखा जाएगा। तो तीसरा विचारधारा भी ऐड हुआ, और कौन सा विचारधारा, गांधीवादी। कौन सा तुम्हारा, गांधी। तो पूछेगा कि डीपीएसपी में कितना विचारधारा, 3। कितना तुम्हारा, 3। पहला कौन सा, समाजवादी, दूसरा कौन सा, उदारवादी, और तीसरा कौन सा, किस भाग में है, 4। कहां से लिया गया, आयरलैंड। कहां से लिया गया, आयरलैंड। भाग 4 का यानी डीपीएसपी का जो अनुच्छेद 40 है, कौन सा तुम्हारा, 40। ये तुम्हारा ग्राम पंचायत के बारे में कहता ना, कौन सा कहता है, ग्राम पंचायत का गठन ना। ग्राम पंचायत का गठन चला तो ये विचारधारा गांधीवादी विचारधारा। कौन सा विचारधारा, गांधी। तो लिख लेना, अनुच्छेद 40 कौन सा विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा। क्लियर है। लिखा रे। और भाई साहब, जब गांधी जी आए भी थे, गांधी जी अफ्रीका से कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे न रे। तो जब गांधी जी आए थे तो उस समय के जो भारत के महान महान क्रांतिकारी थे या नेता थे कांग्रेस के,
वो सब लोग चाहते थे कि गांधी जी जो है वो कांग्रेस के एक सक्रिय नेता बने, एक एक्टिविस्ट बने कांग्रेस का। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जो है अभी किसी भी हाल में कांग्रेस को नहीं अपनाएंगे। हमको पहले भारत दर्शन करने दो, हमको पहले भारत घूमने दो, और हम भारत को देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि भारत में लोग कैसे रह रहे हैं। और उसी समय कहा जाता है कि गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया कि भारत की जो आत्मा है वो कहाँ में वास करती है, गांव में वास करती है ना। और गांधी जी का विचारधारा था कि पावर जो है, शक्ति जो है, वो ऊपर से नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे से ऊपर होना चाहिए। बोला ऊपर वाला ध्यान नहीं देगा नीचे वाला को। और एक और मस्त एग्जांपल है, तुम ही सोचो कि तुम्हारे क्षेत्र से विधायक है ना, तुम्हारे क्षेत्र से सांसद है ना, तुम्हारे यहाँ यदि चोरी हो जाती है या डकैती हो जाती है या कोई भी ऐसा आपदा हो जाता है, तो तुमको क्या लगता है रोज तुम्हारे यहाँ संसद आएगा, रोज तुम्हारे यहाँ विधायक आएगा? नहीं ना आएगा हो। जब शहर में और गांव में यही तुम्हारा अंतर है। शहर में मेन लिबरलिटी है, वो जो एक लिबरल आइडियोलॉजी कहते हैं ना, शहर में है। शहर में कोई मैटर नहीं रखता है कि तुम्हारे बगल में क्या हो रहा है। पता चला घर के बगल में कोई मर गया है और उसी के बगल में शादी हो रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन एक गांव में देखो, ये जो कहता है ना प्रेम, एक परिवार का प्रेम, एक समाज का प्रेम, ये तुमको गांव में देखने को मिलेगा। यदि गांव में किसी को कुछ हो जाता है तो पूरा गांव वाला शोक मचाता है, तुम्हारा पूरा गांव वाला उसके साथ खड़ा रहता है। तो मेन प्रेम जो है तुमको गांव में देखने को मिलेगा। और जिस जिसको तुम चुन रहे हो, जिस जिसको तुम शक्ति पे बैठा रहे हो, वो तुमको देखने के लिए नहीं आएगा। तो गांधी जी ने कहा कि रियल में आजादी हम तब समझेंगे जब लाइन में खड़ा हुआ पिछला व्यक्ति कहे कि हाँ हम खुश हैं, तब समझेंगे कि यह देश आजाद हुआ है। ये कुछ चुटपुटिए लोग जो हैं, जो सबसे ऊपर में बैठे हुए हैं, ये यदि कहता है कि हम खुश हैं, इससे हम नहीं मानेंगे कि भारत आजाद है। भारत आजाद उस मायने में बोला जाएगा जब अंतिम से अंतिम व्यक्ति कहे कि हाँ हम खुश हैं, हम सरकार से खुश हैं, तब हम बोलेंगे कि रियल में भारत आजाद हुआ है। इसलिए शक्ति जो है वो ऊपर से नहीं होना चाहिए, कहां से होना चाहिए? नीचे से होना चाहिए। समझ आ रहा है? और इसीलिए तो ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज बनाया गया था ना। पंचायती राज चला पूछेगा क्या संविधान संशोधन, तो क्या बोलेगा? क्या मारे 73वां ना पंचायती राज संस्था कब बनाया गया था? पंचायती राज संस्था चला तुमसे पूछेगा कि कब बनाए, तो 73वां ना, 73वां संविधान संशोधन 1900 ना। बोलेगा कौन सा भाग जोड़ा गया? तो क्या बोलेगा? भाग 9। कौन सा जोड़ा गया था? कौन सा भाग? किस अनुसूची में है? तो क्या बोलेगा? अरे अनुसूची रे, अनुसूची 11 है ना। कौन सा अनुसूची? 11। अब बोलेगा इसको लागू कब किया गया? 1993, 24 अप्रैल 1900। और बोलेगा इसीलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। कौन सा दिवस? कौन सा दिवस? पंचायती राज दिवस मनाते हैं ना। और ध्यान से चला समझेगा कि बोलेगा कि भारत में पहला जो पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत हुआ था वो कहां हुआ था? कहां हुआ था? राजस्थान। अरे राजस्थान का कौन सा जिला? कौन सा जिला? नागौर जिला ना। अब बोलेगा कब? देखो जनसंख्या, इसीलिए जनसंख्या ज्यादा रहता है तो डाइन के तरफ बदबदाने लगता है तुम लोग। 2 अक्टूबर 1959 कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1900। और इससे भी तुम पता लगा सकते हो 2 अक्टूबर का करे गांधी जी का ना। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये विचारधारा किसका था? गांधी जी का। कौन सा विचारधारा था? गांधीवादी विचारधारा। कोनो दिक्कत है? अच्छा, दूसरा राज्य पूछेगा तो क्या बोलेगा? पहला तो चलो राजस्थान था, दूसरा रे आंध्र प्रदेश। कौन था तुम्हारा? आंध्र। दूसरा राज्य कौन था? दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कोनो दिक्कत है? चला समझ आ रहा है ना? तो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा तो कह रहा है कि पंचायती राज अधिनियम में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया है? अनुच्छेद
243। देखो पंचायती राज तुमसे पूछेगा कि पंचायती राज कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक। कहां तक तुम्हारा? 243 ओ तक लिख लेना। अनुच्छेद 243 ओ तक। लिखा? हाँ, ओ लिखा है, लिखा रे, कोनो दिक्कत? 243 जो है वो परिभाषा बताता है। क्या बताता है? क्या बताता है? परिभाषा। क्या बताता है? परिभाषा। और 243 ए जो है, 243 ए जो है वो ग्राम सभा बताता है। क्या बताता है? ग्राम सभा। लिख लेना, 243 ए जो है वो ग्राम सभा बताता है। ऑनलाइन वाला चला कमेंट करो, समझ आ रहा है ना रे? ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं ना रे? चल ठीक है, आगे पर। अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष? 1992। लेकिन पूछेगा चला लागू कब हुआ था, क्या बोलेगा? 1993 ना रे? 1993। देखो दो गो संविधान संशोधन, एगो 73वां था, 73वां संविधान संशोधन 1992, और एगो कौन था? 74वां ना। 74वां संविधान संशोधन 1992, यही था ना रे? 73वां जो था वो क्या था? ग्राम पंचायत। क्या था तुम्हारा? ग्राम पंचायत। और जो 74वां है वो क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? नगर निकाय ना। क्या है तुम्हारा? नगर निकाय। नगर निकाय बोले तो नगर निगम, नगर पालिका वाला सब। और ई कब तुम्हारा? 74वां। और ग्राम पंचायत वाला 73वां। लेकिन दोनों के दोनों लागू कब हुआ था? 1993। एगो हुआ था 24 अप्रैल 1993, लिख लेना। एगो 24 अप्रैल 1993, और एगो जो हुआ था वो 1 जून 1993। 1 जून 1993। नगर निकाय वाला जो हुआ था वो 1 जून 1993 को हुआ था, और ग्राम पंचायत वाला जो है वो 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। क्लियर है? क्लियर ना? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा से पूछ दिया कि पंचायती राज में काय को विषय दिया गया, तो काय को बोलेगा? काय को दिया गया है? काय को दिया गया है? 29 ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारी बात को समझो। कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होना अनिवार्य है? एक बार ध्यान से समझना। तुम बिहार का SCRT पढ़ रहा है तो बिहार में 4 है, लेकिन देखो हम फिर बता रहे हैं, एग्जामिनर पगला रहा तो बिहार नहीं देगा। सभी राज्य में अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक साल में ग्राम सभा की जो बैठक है वो कम से कम 2 बार होना चाहिए। लेकिन बिहार में जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, लिख लेना यहाँ पे, क्या लिखेगा? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। अधिनियम 2006, पंचायती राज अधिनियम 2006। इसके तहत जो है बिहार में जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 4 बार होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 बार। लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना होगा? 2। तो भारत में ऐसे सभी राज्य का अलग अलग है तुम्हारा, लेकिन बिहार में जो है वो 4 बार होना चाहिए। यानी हर एक 3 महीना पर जो है वो एगो मीटिंग होना चाहिए। तो 3 चौका 12 ना, और एक साल कै महीना का? 12 महीना का। तो 3 महीना पर एगो मीटिंग हुआ, तो 12 महीना पे काय गो मीटिंग? 4 गो मीटिंग हुआ तुम्हारा। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 का सेक्शन 9 जो कहता है, वो कहता है कि कम से कम ग्राम सभा का जो मीटिंग होना चाहिए वो एक साल में कितना बार होना चाहिए? 4 बार। कितना बार होना चाहिए? 4। लेकिन हर एक राज्य का अलग अलग है। ध्यान में मैं फिर बता रहा हूं,
हर एक राज्य का अलग अलग है, लेकिन बिहार का चूंकि एससीईआरटी पढ़ रहे हैं आप लोग, तो उसमें कितना बार लिखा गया है? 4 बार। कितना बार लिखा गया है? 4 बार। ग्राम सभा, ध्यान से समझा देते हैं। ग्राम सभा का बोलेगा कि जो बैठक होता है, इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? तो सरपंच के द्वारा। किसके द्वारा? सरपंच के द्वारा। ये भी लिख लेना कि ग्राम सभा का आयोजन जो है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? तो सरपंच के द्वारा। सरपंच का नाम सुना है ना? कोई सरपंच है का हो? नहीं ना है? तो सरपंच के द्वारा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अब चला ध्यान से समझो। अब नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट अभी तुरंत बतलियो ना रे कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो कब मिला था? देखो, मिला था तो 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993। आगे बढ़ियो। अब देखो, कह रहा है कि मुख्य पार्षद और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव कौन करवाता है? कौन करवाता है? नगर पार्षद ना? कौन करवाता है? नगर पार्षद। यानी जो मुख्य पार्षद होता है, जिला पार्षद का नाम सुने हैं? नाम सुना है ना रे? और जो उपाध्यक्ष होता है, दोनों का चुनाव कौन करवाता है? तो क्या बोलोगे? नगर पार्षद। कौन करवाता है? नगर पार्षद। क्लियर है? और ये जो है तुम्हारा नगर निकाय से संबंधित है, और नगर निकाय से संबंधित है तो नगर निकाय अभी हम तुरंत बोले कैमा संविधान संशोधन चला? 74वां। किस साल रे? 1992। लागू कब हुआ? 1 जून 1993। बोलेगा नगर निकाय को काय गो विषय दिया गया है? 18 गो। काय गो दिया गया है? 18। काय गो? 18। पंचायती राज को काय गो है? 29। और इसको काय गो दिया है? 18। इसको काय गो दिया है? 18। इसमें कर लगाना, तो जैसे कर लगाने का मतलब पंचायती राज को इसे दिया गया है। आप लोग देखे होंगे कि नगर निगम को टैक्स लगाने का पावर होता है। जैसे मुसल्लापुर हाट में निकलते हो रोड पे, ऊपर में नहीं बैनर टंगल रहता है रोड के ऊपर, तुम बिना नगर निगम के परमिशन के नहीं तुम कर सकते हो। और यदि तुम कर रहे हो तो नगर निगम से परमिशन लेना पड़ेगा, और नगर निगम इस पे कुछ पैसा बांधेगा तुमको, और तब जाकर के नगर निगम को तुमको देना पड़ेगा। इसीलिए जो चोरी छिपे बैनर लगा लेता है तो उसको देखोगे कि रातें रात जो है उजाड़ दिया जाता है नगर निगम के द्वारा। काहे? अब उस समय ही नहीं बोलेगा कि हमारा स्वतंत्रता है, सब स्वतंत्रता तो मार देगा। उस समय कोई स्वतंत्रता नहीं है तुमको। काहे कि नगर निगम को पावर है इस चीज का कि नगर निगम टैक्स लगा सकता है। या गांव सब में जो मेला होता है, आप लोग देखे होंगे, तो गांव सब में जो मेला होता है तो नहीं, वो दुकान उकान लगता है तुम्हारा, तो दुकान उकान जो लगाता है तो उससे मेला कमेटी पैसा लेता है ना रे? याद आ रहा है? चला मेला कमेटी, अब दुकानदार बोलेगा कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे, उजाड़ के फेंक देगा ओकरा। पैसा देना पड़ेगा। काहे? काहे कि ग्राम पंचायत में कर लगाने का पावर है। हम तुमसे टैक्स लेंगे, 5 दिन जो तुम इस श्रृंगार का दुकान लगा रहा है, अब मिठैया का दुकान लगा रहा है, एक बदले में तोरा पैसा देना पड़ेगा। काहे? काहे कि ग्राम पंचायत में भी कर लगाने का पावर है और नगर निगम को भी कर लगाने का पावर है। लेकिन हर जगह नगर निगम नहीं कहा जाता है, चला यो बात को समझना। कहीं कहीं नगर पालिका भी कहा जाता है, नगर पार्षद भी कहा जाता है। वो होता है जनसंख्या के आधार पर। जिस क्षेत्र का जनसंख्या सबसे ज्यादा, उसको नगर निगम कहा जाता है। जैसे पटना नगर पालिका है या नगर निगम है? नगर निगम है ना। मुजफ्फरपुर नगर पालिका या नगर निगम? नगर निगम। लेकिन भाई साहब सुपौल जाएगा हमर वाला क्षेत्र, वो नगर निगम नहीं है, काहे उतना जनसंख्या नहीं है। शिवहर जाएगा, वो नगर निगम नहीं है, चला वहां जनसंख्या नहीं है। जिसका जनसंख्या ज्यादा उसको क्या बोलेंगे? नगर निगम। तो सबसे ऊपर जो रखा जाता है, किसको रखा जाता है? नगर निगम को। समझ आ रहा है? अब चला आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि सत्ता के वितरण को क्या कहते हैं? तो सत्ता का बंटवारा ना। सिंपल सी बात है, सत्ता का वितरण होना जरूरी है। सत्ता का वितरण चला केंद्र के स्तर पे होता है, राज्य के स्तर पे होता है, और स्थानीय शासन के स्तर पर होता है। तीनों स्तर पे जो है तुम्हारा सत्ता का बंटवारा है। हालांकि
7वीं अनुसूची जब हम लोग देखते हैं, कौन सा अनुसूची? 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में काय गो सूची है रे? काय गो? 3। पहला कौन सा? संघ। पहला कौन सा? संघ। दोसर राज्य, दोसर राज्य। और तेसर रे? तेसर कौन है? समवर्ती सूची ना। संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार ना। यानी कहीं ना कहीं संघ सरकार। राज्य सूची में कौन बनाएगा? राज्य सूची में समवर्ती में दोनों, यानी केंद्र भी और लेकिन मामला गड़बड़ा गया तो किसका माना जाएगा? किसका माना जाएगा? केंद्र का ना। शिक्षा किस सूची में आता है? तो क्या बोलोगे? समवर्ती सूची में ना। वन किस में आता है? वन रे समवर्ती सूची में ना। अब पुलिस राज्य सूची में ना। यदि बोल देता समवर्ती, होक देते अभी ये। अरे बिहार पुलिस का कितना वैकेंसी निकलेगा, ये मोदी जी तय करेंगे, नीतीश कुमार न रे। तो पुलिस किस में आएगा? राज्य सूची में, संघ सूची में? राज्य सूची में न चला। समझ आ रहा है ना हमारी बात? रेलवे संघ सूची में ना। चल ठीक है हो। संघ सूची में ओरिजिनल जो है तुम्हारा कितना था? 97। कितना था? अभी कितना है? अभी कितना? राज्य में काय गो था? अभी काय गो है? 61 ना। चला पूछेगा समवर्ती में 47 था ना। अभी कितना है? अभी कितना है? बोलेगा अब देख, आप फिर बोले एग्जामिनर जैसे सोचो, 47 गो था ना रे, 52 गो हुआ ना, कभी तो हुआ होगा। समझ आ रहा है हमारी बात? ओरिजिनल में तो 47 गो था, कभी तो 52 गो हुआ होगा। अब तोरा से पूछेगा कब हुआ होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1900 लिख लेना करे जा। 42वां संविधान संशोधन 1976। समझ आ रहा है? तो शक्ति का बंटवारा समझ आ गए लोग कि नहीं? अब देखो चला क्या है आगे, देखो क्या कहता है। कह रहा है कि भारत में संवैधानिक विकास कब आरंभ हुआ? 1946 ना रे। कैबिनेट मिशन आया था कि नहीं आया था? और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 ना। और कैबिनेट मिशन तो कहा था कि चलो ठीक है, संविधान का निर्माण करवाया जाए, संविधान सभा बनाया जाए। और संविधान सभा तुम्हारा पहला बैठक जो हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में ना। अध्यक्ष तुम बना था। कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई और अस्थाई? अस्थाई न रे। अस्थाई कौन बना? डॉक्टर 15 दिसंबर को। भैया 11 दिसंबर ना 2025। तो 1946 ना चला। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 गो। काय गो था रे? कैबिनेट मिशन में 3 गो सर। एगो पैथिक लॉरेंस था ना। एगो कौन था? पैथिक सर स्टोफर्ड क्रिप्स। और तीसरा रे एवी अलेक्जेंडर ना। एवी अलेक्जेंडर। अब बोलेगा अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष रे पैथिक लॉरेंस ना। अच्छा, इसी के कहने पर अंतरिम सरकार भी बना था ना। बोलेगा संविधान सभा भी किस मिशन पर? और अंतरिम सरकार भी किस मिशन पर? और अंतरिम सरकार चला कब बना? 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार काय गो बना? 2 गो। काय गो बना? 2 गो। एगो आजादी से पहले और एगो आजादी के बाद। आजादी से पहले क्या बना? 2 सितंबर 1946। और एगो 15 अगस्त 1947 ना। एगो क्या बना? 15 अगस्त 1947। तो एगो आजादी से पहले, एगो आजादी के बाद। यही था ना रे। नेहरू जी को काय गो रे? 4 गो ना। नेहरू जी बहुत तेज। नेहरू जी ने कहा कि बढ़िया जो पोस्ट है वो हम रखेंगे। अब देखो इनको बोला कि अध्यक्ष, चलो ठीक है अध्यक्षों अपने पास रख लेता तब दिक्कत हो जाता। तब एक सब मारता संविधान सभा का लोग कि तुम ज्यादा पावर दिखा रहा है। मेन कारण था इनका पावरफुल बनने का गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि जितना अपना बेटा को नहीं मानते थे,
उतना नेहरू जी को मानते थे। बाद में ऐसा हुआ कि गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस बनाया गया था भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, तो कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए। नेहरू जी ने कहा पागल हो गया क्या बुरबा तुम, यदि कांग्रेस को समाप्त कर देंगे तो राहुल गांधी कैसे आएगा। समझदार है हमारी बात। तो कांग्रेस रहना चाहिए चाहे जो भी हो। अरे आपको नहीं है इंटरेस्ट राजनीति में, आपको यदि चरखे चलाने में इंटरेस्ट है, आपको आजादी तक इंटरेस्ट था, तो आप रहिए ना शान से बैठल। हमको लेकिन बहुत कुछ में इंटरेस्ट है और हमको सारा पावर चाहिए। तो उपाध्यक्ष कौन रख लिए? अरे उपाध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू ना। प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल। प्रधानमंत्री जमा विदेश घूमने का इनको बड़ा शौक रहता था, तो विदेश मंत्री भी कौन रख लिए? और राष्ट्रमंडल वाला भी कौन? नेहरू। तो नेहरू जी को कै गो मिला था? 4 गो। कै गो? 4 गो। और चला पटेल साहब, और एगो बहुत ही चर्चित मास्टर साहब है पटना का, उन्होंने कहा, हम सुने थे उनका पढ़ाई, उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो प्रधानमंत्री कैसे बनते, वो तो मर गए थे। अब वो पगला नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनको ही पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री वाला बात उठा था सरदार पटेल पे, वो तुम्हारा अंतरिम सरकार वाला बात उठा था तुम्हारा। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे और गृह मंत्री जो है तुम्हारा किनको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन मास्टर को पता नहीं था, है बड़ा चर्चित मास्टर। चल आगे बढ़े, चलो आगे देखो। नॉम, चलो आगे देखो क्या कह रहा है कि राज्य सरकार को किस प्रकार के विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार है। कौन दे? राज सूची ना। कौन सा सूची तुम्हारा? राज सूची। कौन सा सूची? राज्य सूची। कोनो दिक्कत नहीं, अभी तुरंत समझेबे किए थे। आगे देखेगा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण विषय की सूचियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? और पूछेगा तुमसे कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा तुमसे पूछेगा, हमरा बताना कि ऑस्ट्रेलिया से, कहां से तुम्हारा? ऑस्ट्रेलिया से यदि तुमसे पूछ देगा कि हमको ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया से जो है वो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, तो ध्यान से चला समझना। ऑस्ट्रेलिया से पहला बात समवर्ती सूची न रे, पहला कौन सा सूची? कौन सा सूची? समवर्ती सूची ना। बोलेगा प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया ना। बोलेगा संयुक्त बैठक, क्या बोलेगा? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कहां से? संयुक्त बैठक बोले तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ना। संयुक्त बैठक को बुलाने का पावर किसके पास? किसके पास तुम्हारा? कौन सा अनुच्छेद? कौन सा? 108 ना। लेकिन अध्यक्षता यही करेंगे क्या? अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा का। लोकसभा का ये मर गया तो डिप्टी स्पीकर ना। स्पीकर यदि नहीं रहे तो कौन करेंगे? डिप्टी स्पीकर ना। डिप्टी स्पीकर नहीं रहेंगे तो कौन करेंगे? राज्यसभा का उपसभापति। कौन करेंगे? राज्यसभा का उपसभापति। सभापति नहीं करेगा चेला, काहे कि सभापति उपराष्ट्रपति होता है ना, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। हम आजो बोले थे सुबह में कि रे हमारे घर का मामला हमरे घर का आदमी ना निपटारा करेगा। समझ आ रहा है? तो राज्यसभा या लोकसभा का जो मामला होगा वो राज्यसभा और लोकसभा का ना आदमी निपटारा करेगा। उपराष्ट्रपति को तो कोई केयर नहीं मिला था, तो उपराष्ट्रपति जब बनाया गया तो बोला कि काहे पोस्ट बना रहे हैं आप, तो बोला बनाना जरूरी है। अब मान लीजिए कि किसी दिन राष्ट्रपति टपक गए तब, तो उस केस में राष्ट्रपति कौन बनेगा? तब तो नया चुनाव करवाना पड़ेगा, और नया चुनाव करवाना पड़ेगा तो चुनाव तो एक दिन का खेल नहीं है चला, चुनाव में टाइम लगता है ना। अब भारत का प्रमुख तो रहना चाहिए ना, तो भारत का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति होता है ना। तो बोला कि इन केस बाय द वे कि राष्ट्रपति यदि नहीं रहे किसी कारणवश,
तो उस केस में एगो ऐसा पोस्ट होना चाहिए जो वो राष्ट्रपति का पद हासिल कर लेगा, और वो कौन सा पोस्ट है? उपराष्ट्रपति का ना। और चला पढ़ेबो अनुच्छेद 65 64 सब पढ़ेबो, और उसमें लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति के रूप में काम कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। और यदि उपराष्ट्रपति नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई। समझ आ रहा है? सब केस बन सकता है, समझ आ रहा है ना? और यदि सीजीआई नहीं रहा तो हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का जो अन्य सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश होगा उनको बना दिया जाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा चलो, तो यहां तक कोनो दिक्कत नहीं तुम्हारा। तो आज जो है हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसके आगे जो है लेके चलेंगे हम लोग कल। यहाँ तक कोनो दिक्कत है ना? सब समझ आए गलो ना? चल ठीक। अच्छा, हम एक दिन क्या करेंगे आप लोग को पता है? पंचायती राज वाला जो है ना, पंचायती राज तो है ये है, और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 जो है ना, चला पूरे पढ़ा देंगे। फिर तू जे कहेगा हम वही पढ़ाएंगे। आए हो बा, हम है ना हो, हम है ना। तुम टॉपिक उठा के लेके आओ, नहीं पढ़ाई तो हमारा नाम बदल देना। अरे तुम जे बोलेगा हम सब पढ़ाएंगे। तुम आओ, एक दिन बोले ना अब पंचायती राज और बिहार में जो अधिनियम बना है वो तोरा क्लास में याद ना हो जाए तो बताना कि आप बोले थे। पूरा क्लास में याद हो जाएगा, ठीक ना? चल ठीक है। और कोनो दिक्कत है ककरो हो? नहीं ना? तो चलो ठीक बा, जाबा, मिलते हैं कल। ऑनलाइन चला समझ लो तो मैसेज कर जल्दी। अच्छा एक बार जो है ना हम मिल लेते हैं,